दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV पे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्टार्ट करेंगे और उसमें ये देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो भी सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने पॉइंट कवर किया है उस पॉइंट के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेरे इसी पॉइंट से रिलेटेड होंगे। तो हम लोग इसको ना केवल पढ़ेंगे, इसके अलावा समझने के साथ साथ याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन का स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वास्को डी गामा का। देखिए, वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इससे एक पॉइंट बहुत ज्यादा रिलेट होता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को हम थोड़ा ज्यादा पहले क्लियर करते हैं। वास्को डी गामा के द्वारा खोज किया गया भारत का मतलब क्या है कि समुद्र के द्वारा व्यापार करने वाले पहले व्यक्ति थे वास्को डी गामा। जैसे कि हम मैप के माध्यम से दिखाते हैं और किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत आए और किस तरह से अपना वर्चस्व बढ़ाए, साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से अपनी कंपनी को बढ़ावा दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं ये आपका भारत है और इस साइड आप देख रहे होंगे इन दोनों के ये यूरोप का क्षेत्र आता है और ये अरब का, और यहाँ हो गया अपना प्यारा भारत। 1453 ईस्वी में यूरोप और अरब के बीच में लड़ाई हो जाता है और इसका एक क्षेत्र रहता है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का युद्ध हो जाता है जिसके कारण से यहाँ के अरब के लोग क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। और विजयी होने के बाद अब यूरोपियों का जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि यूरोपियों को पता था कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होने के लिए व्यापार का होना अत्यंत ही जरूरी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूरोपियों ने समुद्री मार्ग अपनाने का कोशिश किया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि समुद्र के माध्यम से वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुंचे। कालीकट केरल का भाग है और जिस नाविक की मदद से वे भारत पहुंचे थे उनका नाम था अब्दुल मुनीद। और जिस समय ये केरल पहुंचे थे तो वहां के राजा देखेंगे कालीकट जो पहुंचते यहाँ का राजा रहता है जमोरिन और जिस नाविक के मदद से पहुंचते उनका नाम रहता है अब्दुल मुनीद। जैसे ही यह भारत पहुंचते हैं तो पुर्तगाली वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है और यह बात अरब वासियों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से इसका स्थलीय मार्ग अवरुद्ध किया गया था कि वे भारत पे संपूर्ण व्यापार करे, किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप ना हो। लेकिन इसी बात को देखते हुए दोनों में अरब और पुर्तगालियों के बीच हमेशा मुठभेड़ बना हुआ रहता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट को। सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट, केरल का एक क्षेत्र है, कालीकट में पहुंचे थे। अब दूसरा पॉइंट है कैप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरमांश अंतरिक्ष से होते हुए गुजरात पथ के माध्यम से होते हुए अब्दुल मुनीद के द्वारा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कभी कभी आपको एग्जाम में केरल मिल जाएगा, कहाँ पहुंचे थे, केरल। कभी कभी आपको कालीकट मिल जाएगा, कभी केरल कभी कालीकट, इस दोनों में से भी कोई नहीं रहेगा। तो एक तीसरा पॉइंट मिलेगा आपको कप्पक टाबू। केरल का एक जिला हो गया आपका कालीकट और कालीकट का एक क्षेत्र है कप्पक टाबू, वहां पे पहुंचा था। नेक्स्ट कब, तो 17 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें 1500 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज भारत आते हैं। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए। देखिए, ये एकलौते पुर्तगाली थे जो पुनः भारत आए थे और इसके जस्ट एक साल के बाद देखिए 1500 ईस्वी में और 1502 में एक जोड़ देते हैं 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला
बंदरगाह के साथ फैक्ट्री की स्थापना की थी 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोच्चि या तो कोल्लम का क्षेत्र पहली फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखिए ये हम क्रम बताया वास्को डी गामा से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी के आगमन में इनका श्रेणी क्या रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से यूरोपीय पहले आए फिर बाद में आए, तो क्रम हम लोग देखते हैं। तो क्रम को पहले देखते हैं। एक नंबर में हो गया आपका पुर्तगाली, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं आपका डच, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अंग्रेज। ये तीन आपका क्रम हुआ। नेक्स्ट इस वीडियोस के बाद जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे उसमें हम बताएंगे चौथा और पांचवा कौन था। आइए आते हैं पुर्तगाली के बाद। 1503 ईस्वी में कोच्चि के कोल्लम में पहली फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बने हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका कार्यकाल 1505 से 1509 के बीच माना जाता है। ठीक है, 1509 ईस्वी में ही मिस्र, तुर्की, गुजरात के संयुक्त सेना पर अधिकार करके उसको पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट इनकी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है इसको देखिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये भारत है और उसके भारत के पूर्वी भाग, ये आपका हो गया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे में हो गया आपका हिंद महासागर। देखिए इस रास्ते से होते हुए वो आए कालीकट। और चूंकि यहाँ पानी का रंग ब्लू है इसीलिए हम इसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अब ये पॉलिसी क्यों लाया गया? तो ये पॉलिसी इसलिए लाया गया क्योंकि इस बात का हमें इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हमेशा संदेह होता था कि जिस प्रकार से हमें आने में बहुत सारा परिस्थिति को झेलना पड़ा, कोई और देश इस पे आके भारत पर व्यापार ना करना प्रारंभ कर दे। इसी को देखते हुए उन्होंने एक नीति लाया जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। चूंकि पानी का रंग ब्लू होता था इसीलिए हम इसको ब्लू वाटर पॉलिसी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इसमें से हिंद महासागर, व्यापार और पुर्तगालियों पर नियंत्रण रखना ही ब्लू वाटर पॉलिसी था। अब नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। देखिए ये अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाते हैं, व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने अपना राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ाया, साथ साथ कुछ क्षेत्र को जीत के केंद्रीय राजधानी, व्यापारिक केंद्र भी बनाया, जिसके कारण से इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्तिशाली वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारतीय सेना को शामिल कर लिया जाता था। नेक्स्ट पुर्तगालियों को पुर्तगाल क्या करते थे, जो यहाँ की भारतीय महिला हैं उनको विवाह करने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और एक पॉइंट है 1510 ईस्वी में आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर के क्षेत्र, बीजापुर के सुल्तान रहते हैं आदिल शाह, उनको पराजित कर देते हैं। कौन? अल्बुकर्क, और गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो यही बात जिसके कारण से उसको वास्तविक संस्थापक हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी, एशिया का मतलब दक्षिण पूर्व का भी भाग जाए हम लोग, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मंडी मलक्का माना जाता था। उस पर भी नियंत्रण कौन कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए अधिकार का क्रम एग्जाम में पूछता है कि पुर्तगालियों के द्वारा एक क्रम बताइए जो जिसपे अधीन किया गया था। जैसे गोवा आपका 1510 ईस्वी में, मलक्का 1511 ईस्वी में, हरमुज ये फारस की खाड़ी है 1515 पर अधिकार कर लिया था। और गोवा को जो जीता था उसको व्यापारिक केंद्र भी बनाया और साथ साथ अपनी राजधानी भी बनाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीनो डी कुन्हा। ये क्या करते थे? गोवा को पुर्तगीज राज्य को औपचारिक राजधानी बना देते हैं। क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि किस पुर्तगालियों के द्वारा औपचारिक राजधानी बनाई गई, तो हम लोग याद रखेंगे नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके द्वारा किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया? तो सेंथोम मद्रास का क्षेत्र आता है, हुगली बंगाल का क्षेत्र आता है, और द्वीप में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की। मतलब नीनो डी कुन्हा ने 3 क्षेत्रों पे, कौन से क्षेत्र पे? सेंथोम,
हुगली द्वीप पर क्या करते हैं, अपना बस्ती की स्थापना कर दिया, अर्थात बस्ती बसाते हैं। अब देखिए एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, बंगाल के शासक मसूदा शाह और पुर्तगाली को दो क्षेत्र देता है, कौन सा, एक चटगांव और सतगांव। बंगाल के शासक मसूदा शाह पुर्तगाली को क्या देते हैं, चटगांव और सतगांव, क्या चीज, तो व्यापारिक कंपनी करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अकबर की अनुमति से ही हुगली में व्यापार करने की, जबकि शाहजहां ने उससे छीन ली। अकबर के द्वारा यह अनुमति दिया गया था, चलिए ठीक है आप हुगली पे जाइए और वहां पे व्यापार कीजिए, लेकिन कुछ रीजन ऐसा हुआ जिसके कारण से शाहजहां ने उससे छीन लिया। अब थोड़ा ब्रीफ में हम लोग जानते हैं, इसलिए छीना गया क्योंकि धीरे धीरे एक स्थिति ऐसा हो गया था, पुर्तगालियों का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया कि अब यहाँ के मुगल शासकों को कुछ काम भी करना पड़ता था किसी क्षेत्र के लिए, तो हमेशा पुर्तगालियों से अनुमति मांगने की स्थिति बन जाती थी। इसी बात को देखते हुए शाहजहां ने उससे हुगली का क्षेत्र छीन लिया। तो उम्मीद करते होंगे हुगली का क्षेत्र क्यों छीना, जिसके बारे में सबको क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी नीति ऐसी क्यों रही जो ये पतन होते चले गए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें आप लोग यहाँ पढ़े होंगे कि जो स्त्रियां थी उनके साथ विवाह करने को प्रेरित किया गया था, तो ये पॉइंट इनके लिए नेगेटिव था, ये पॉइंट इनके लिए नेगेटिव पकड़ा गया कि भारतीय स्त्रियां थी उनसे विवाह और धर्मांतर, साथ ही साथ व्यापारिक अकुशलता। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे रिश्वतखोरी और शासकीय नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से इनका एक पतन का कारण बना। अब देखिए इनकी देन जो है प्रिंटिंग प्रेस, देख रहे होंगे आप लोग, 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट, तंबाकू की खेती का विकास भी इन्हीं का देन है। पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद, ये सब पुर्तगालियों का देन है। तो उम्मीद करते हैं कि पुर्तगाली से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेंगे, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसको आप आसानी से देख पाते हैं। तो 15 वास्को डी गामा सबसे पहला है, उसमें से पहला आपका पुर्तगाली हुआ, दूसरा हो गया डच। देखिए जो नीदरलैंड और हॉलैंड के क्षेत्र के निवासी थे उसको हम लोग डच के नाम से जानते हैं। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच के नाम से जानते हैं, और इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको हॉलैंड भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को क्या कहते हैं, डच कहते हैं। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बोलिए या हॉलैंड बोलिए। अब देखिए डच जो थे भारत में आने वाले पहले थे कार्लोनियस द हाउटमैन, और उन्होंने अपनी पहली कंपनी मुसलीपट्टम में स्थापना की। कब, तो 1605 में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। देखिए पुलिकट को मुख्यालय एवं व्यापारिक केंद्र बनाया, किसने, तो कार्लोनियस द हाउटमैन ने क्या किया था, पुलिकट को मुख्यालय एवं व्यापारिक केंद्र बनाया, लेकिन इसको परिवर्तित करके 1690 ईस्वी में नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया है। ये पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए इसमें से हम दो पॉइंट की चर्चा करेंगे आपको। चिंसुड़ा में ही गुस्तावुस फोर्ट किला, चिंसुड़ा एक क्षेत्र है जहां पर एक किला का निर्माण किया गया जिसका नाम है गुस्तावुस का, तो 1653 ईस्वी में। अब देखिए इन डच से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर देखते हैं। देखिए डच का एक उद्देश्य था कि वो मसाला का व्यापार करना है। वे भारत से ज्यादा दिलचस्प नहीं रखते थे, बल्कि भारत के जो पड़ोसी राज्य में आते थे, जैसे ये जो आपका क्षेत्र आता था इंडिया के जिस बगल में, ये आपका जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वे यहाँ पे पहले आए और यहाँ पे पुर्तगालियों को क्या किए, पहले पराजित करने के बाद यह पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, यदि जकार्ता इंडोनेशिया से पॉइंट दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को परिवर्तित कर दिया गया है। देखते हैं आगे पॉइंट महत्वपूर्ण जो इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं।
डच पुर्तगाली ने क्या किया था, मसाला द्वीप को अपने जीत लिया था, और जीतने के बाद मलक्का को, सिलोन को, जो वर्तमान में श्रीलंका उनका पुराना नाम सिलोन था, को जीत लिया। और इंडोनेशिया के क्षेत्र को जीतने के बाद उसको बेटिविया नगर की स्थापना की। इंडोनेशिया को जीतने के बाद वहां पे बेटिविया नगर की स्थापना की। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह जो है औरंगजेब 3.5% टैक्स लेते हैं, और बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र व्यापार करने के लिए दे देते। 3.5% ही औरंगजेब द्वारा। इनकी व्यापारिक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद ही कर लीजिए। सहकारिता और कार्य, सहकारिता और कार्य की स्थिति के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता बनाए रखी। अब आप लोग एक देख रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट में, डच का पतन कैसे हो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो आप लोग देख रहे होंगे कि डच का पतन किस प्रकार से हुआ है। तो डच में सबसे दिक्कत ये पॉइंट था कि वो भारत पे नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी जो थे इस इंडोनेशिया, उस क्षेत्र में वो ज्यादा वर्चस्व रखते थे। तो डच कंपनी सरकार का सीधा नियंत्रण था, और भारत से ज्यादा मसाला द्वीप इंडोनेशिया पे वो जाते थे। दूसरा, बेदरा जो कि वर्तमान में बंगाल है, इसी मुठभेड़ को देखते हुए अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसे हम लोग बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है। बेदरा कौन सा क्षेत्र है? बंगाल का क्षेत्र है, जिसमें डच पराजय हो जाते हैं और अंग्रेज को अपनी सारी कंपनी सौंप के पुनः लौट जाते हैं। तो हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से डचों का पतन हुआ। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ आए, उनकी क्या वर्चस्व बनी रही। देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंपनी नहीं बल्कि एक कंपनी उठ के आई अंग्रेज से, इंग्लैंड से एक कंपनी उठ के आई। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इन लंदन। लंदन में एक कंपनी थी जिनका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कहाँ पे था? लंदन में। 1599 ईस्वी में यह कंपनी को पता चला और तब वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आए। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति जो आए हैं स्थलीय मार्ग से। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी जलीय मार्ग से आए हैं, लेकिन अंग्रेज प्रथम से जो स्थलीय मार्ग से आए वो कौन थे? जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में प्रथम अंग्रेजी कौन थे? जॉन मिल्डन हॉल, जो कि अकबर के काल में आए थे। अकबर के काल में आए थे, अकबर के काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एलिजाबेथ प्रथम। वहां की कंपनी जो रहती है द गवर्नर ईस्ट इंडीज, उनको 15 वर्षों की अनुमति देता है कि जाइए आप भारत में व्यापार कीजिए एलिजाबेथ के द्वारा। लेकिन जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आते हैं, एलिजाबेथ जो हम देख रहे हैं, एलिजाबेथ 15 वर्ष का अनुमति देता है कि जाइए आप भारत में व्यापार कीजिए। अब ईस्ट इंडीज कंपनी के जितने भी क्षेत्र रहते हैं वे भारत आते हैं। देखिए, कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड क्वेश्चंस 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के द्वारा लेटर लेके कहाँ पे आते हैं? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। अब देखिए, ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। जेम्स प्रथम के द्वारा जो है अकबर के नाम का फरमान भेजा जाता है, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1608 ईस्वी में जब वे हॉकिंस आते हैं तो उस समय कार्यकाल रहता है जहांगीर का। तो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं और वे सबसे पहले सूरत आते हैं, और सूरत, और चूंकि एक चीज बहुत पॉइंट है, हेक्टर जहाज से आते हैं, उनको उर्दू का, फारसी का, अरबी का बहुत ही अच्छा ज्ञान रहता है। तो आते हैं और जहांगीर से बात होता है। तो बात होने के पश्चात उन्हें 1600 व्यापार करने को, व्यापार के अधिक क्षेत्रों में बढ़ावा के लिए, अनिश्चित काल के लिए, मतलब ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि पूरे बंगाल के क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक हम अपना व्यापार करें। क्योंकि एलिजाबेथ के द्वारा तो 15 वर्ष की अनुमति मिला था, लेकिन क्या किया गया? शाहजहां ने उसे मना कर दिया था। तो मना क्यों किया? तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं अकबर से जुड़ा हुआ था। जैसे कि मैं बताया था इस पॉइंट को
कि एक स्थिति ऐसा हो गया था, पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था मुगल वासियों को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी। और 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों की बेड़े को पकड़ के जो अंग्रेज रहते हैं वे जहांगीर को सौंप देते हैं, इससे प्रसन्न हो जाते हैं और 1612 ईस्वी में क्या करते हैं, अस्थायी रूप से अनुमति देते हैं कि ठीक है आप जाइए और व्यापार कीजिए, अस्थायी रूप से। लेकिन 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति मिलती है। लेकिन इसके जस्ट बाद जो दूसरे आते हैं व्यक्ति जो जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे जाते हैं 1615 ईस्वी को, उनके द्वारा पूरे भारत क्षेत्र में अनिश्चित काल तक व्यापार करने की अनुमति मिल जाते हैं। तो देखिए वो आते कब, तो 18 सितंबर 1615 को, जबकि अजमेर जाते हैं कब, 10 जनवरी 1616 को, क्योंकि अजमेर में उस समय जहांगीर अवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड जो है, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा, 1633 में पूर्वी भाग और बालासोर हरिहरपुरा में अपना केंद्र स्थापित करता है। मतलब कि 1633 ईस्वी में भारत के पूर्वी भाग में बालासोर और हरिहरपुरा जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट, उस पर क्या करता है, पहला कंपनी की स्थापना करता है। अब देखिए 1639 ईस्वी में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई। 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई। और एक पॉइंट हम लोग देखेंगे 1661 ईस्वी में ही कैथरीन, पुर्तगाली की महारानी कैथरीन और जेम्स द्वितीय के द्वारा दोनों में विवाह होता है और विवाह में दहेज के रूप में बम्बई का क्षेत्र दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, तो 10 पाउंड के हिसाब से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं और पूरे बम्बई में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। ये बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न ये पूछा जाएगा, तो गिराल्ड अंगियार के द्वारा किया गया था। अब देखिए किस प्रकार से जब अनुमति मिल जाता है तो अंग्रेज धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं। और एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे कि बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना, बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए बंगाल की सूबेदार कौन है, शाह शुजा 1651 ईस्वी में। और जमींदारी देखिए इसमें, अब इसमें हम जो पॉइंट चर्चा करेंगे वो है आपका शाही फरमान क्या है देखते हैं। बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा 1651 ईस्वी में। अब ये क्या करते हैं, 3000 वार्षिक कर पर ही, 3000 वार्षिक कर पे पूरे बंगाल में विशेषाधिकार के माध्यम से जाइए और आप व्यापार कीजिए, मात्र 3000 में। और इसी को हम लोग शाह शुजा को शाही फरमान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये जो प्रथम 1651 ईस्वी में ही बंगाल के क्षेत्र हुगली में अपना प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। उसके बाद कासिम बाजार, पटना और राजमहल वर्तमान में भागलपुर का क्षेत्र आता है, वहीं पर उन्होंने अपनी कारखाना स्थापित किया। इसी बात को देखते हुए दिनों प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ रहा था। 1686 ईस्वी में अंग्रेज और औरंगजेब के बीच में युद्ध हो जाता है और हुगली का क्षेत्र फिर से अंग्रेज छीन लेते हैं। और फिर स्थिति ऐसा होता है कि अंग्रेज पुनः व्यापार करने की अनुमति मांगता है, लेकिन औरंगजेब के द्वारा 1698 ईस्वी में 1.5 लाख रुपया उसके जो बोलते हैं मुआवजा, उसके साथ साथ और भी कुछ 1698 में बंगाल का सूबेदार जो बनता है, 1698 ईस्वी में वो क्षेत्र मिल जाने के पश्चात 1698 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार बनते हैं, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान और एक जमींदार जिनका नाम है इब्राहिम खान, 3 क्षेत्र सूतीनाता, गोविंदपुरा और कालीकाता, ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना कर देता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो जॉर्ज 4 नॉक के द्वारा किया गया। कलकत्ता में ही विलियम फोर्ट की भी स्थापना की गई है और यह पहला प्रेसिडेंसी है। देखिए जिसे 3 प्रेसिडेंस नाम से जाने जाते थे, एक कलकत्ता प्रेसिडेंस,
मद्रास और बम्बई, जिसमें पहला 1700 कलकत्ता प्रेसिडेंस की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें आपको देख रहे हैं कि इसमें शाही फरमान, एक पॉइंट आपको बच रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान से क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। सुनहरा फरमान क्या है? देखिए, फारूक शेर जब बीमार पड़े थे, तो बीमार पड़ने के बाद उनकी जो ट्रीटमेंट, उनकी जो चिकित्सा की थी, वह अंग्रेज के चिकित्सक लुइस, या इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टन, नाम उनका, सर्जरी करते हैं, उनका नाम हैमिल्टन रहता है। और वो हैमिल्टन जब उनका उपचार करते हैं तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद उनको 3000 रुपये वार्षिक कर पे पूरे बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, मद्रास के क्षेत्र में, तो तीनों प्रेसिडेंसी पर व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही साथ सूरत के क्षेत्रों में जो मतलब आयात और निर्यात के लिए टैक्स था, वो 10,000 पर वार्षिक के हिसाब से उस पर फिक्स कर मुक्त व्यापार कर देते हैं। तो सुनहरा फरमान समझ में आया होगा आपको। और शाही फरमान, सुनहरा फरमान शाहसूजा से संबंधित है, जबकि शाही फरमान, सुनहरा फरमान आपका फारूक शेर से संबंधित है, जबकि शाही फरमान आपका शाहसूजा से संबंधित है। देखिए, इतना पॉइंट आप लोग कवर किए हैं, और वही पॉइंट कवर किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी पॉइंट्स, उसको वीडियो को यदि आप एक बार दो बार देखते हैं तो सारा पॉइंट्स आपको कवर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे जो भी पुर्तगाल, जो भी यूरोपीय है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा यह क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन, जो भी डाउट लग रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी डालें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।